और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में सियासी रार छिड़ी हुई है। इस बीच टीएमसी से बीजेपी में आए लोगों की घर वापसी की होड़ लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। कोलकाता में कैलाश विजयवर्गीय का विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ वहां पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली थी और बीजेपी के प्रभारी थे पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय। अब इस हार के बाद वहां पर कैलाश विजयवर्गीय का विरोध देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासी विधानसभा सरगर्मी रुकने के बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी पारा चरम सीमा पे है। वही चुनाव के पहले तमाम टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए नेता अब दोबारा से टीएमसी पार्टी में अपने घर वापसी में जाने में लग चुके हैं। तो वहीं आज कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ गो बैक के नारे यहां पे हेस्टिंग पार्टी ऑफिस के सामने लगे थे और इसमें साफ तौर पे लिखा था कि जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में था, कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय मुख्य प्रभारी के रूप में पश्चिम बंगाल के चुनाव के कर रहे थे। और जैसे ही ये खबर फैली है कि कैलाश विजयवर्गीय के जो पोस्टर गो बैक के नारे लगे हैं, उस पोस्टरों को तुरंत हटाने का काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए जो पोस्टर लगे थे उनको अब खोल लिया गया है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो लगातार यहाँ पे जो राजनीति है यहाँ पे चल रही है, अब कहीं ना कहीं जो कैलाश विजयवर्गीय के जो काफी करीबी मुकुल राय भी माने जा रहे थे, मुकुल राय ने भी बीजेपी पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं। और अब लगातार ये प्रयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी में तमाम बड़े जो नेता टीएमसी से आए थे वापस दोबारा अपने घर को जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के आज जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और गो बैक के नारे उसमें भी लिखा हुआ है। कैमरा सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनोज पांडे का। मनोज, अब विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं। अब इस तरह से हार के जो गुनेगार हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उनके खिलाफ अब एक तरह से विरोध प्रदर्शन वहां पर शुरू हो गया है। जी देखिए, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पे मुख्य भूमिका में थे, कहीं ना कहीं चुनाव आप देखें 2019 के जो लोकसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय के ही किस तरह से उन्होंने रणनीति बनाया था और बीजेपी महज 2 सीट से पश्चिम बंगाल में 18 सीट लेके आई थी। लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने 200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहा था और कहीं ना कहीं इस सीटें महज 77 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद आप देखें कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के जो राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ चुका है और जगह जगह जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो टीएमसी छोड़ के गए थे, विरोध कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको अपने घर में वापसी आने का कहीं मलाल है। तो मुकुल राय के जही वापस आ चुके हैं, मुकुल राय टीएमसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। आज देखिए कोलकाता का एयरपोर्ट इलाका है, कोलकाता का बीजेपी पार्टी हेस्टिंग है और यहाँ पे कोलकाता का जो मोहम्मद अली पार्क में यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी ऑफिस है, वहां पे कैलाश विजयवर्गीय के बाकायदा पोस्टर लगे थे और उसके पोस्टर के जो पीछे की जो बैकग्राउंड है, मुकुल राय से बातचीत करते हुए फोटो उसमें लगाया गया था। तो इस बार यहाँ पे लोग संदेश लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय के जो गो बैक के नारे लगाए गए और इस खबर के बाद तुरंत बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे पार्टी ऑफिस के सामने गए हैं, जो भी पोस्टर लगा था उन्हें हटा दिया गया है। तो साफ तौर से पश्चिम बंगाल में लगाया जा रहा है कि जो लोग अब हार की खींच जो है वो कार्यकर्ताओं में साफ तौर से नजर आ रही है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एलजेपी में नेतृत्व की लड़ाई को लेकर चाचा भतीजे में सियासी भिड़ंत तेज होती हुई नजर आ रही है। इस बीच पशुपति पारस गुट और चिराग गुट की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। आज शाम दोनों गुटों को चुनाव आयोग ने अलग अलग अपनी बात रखने का समय दिया है। इससे पहले कल पशुपति पारस को सूरज भान सिंह और समर्थकों की बुलाई गई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नया अध्यक्ष चुना गया। उधर चिराग पासवान ने नया दांव चलते हुए इसी रविवार यानी 20 जून को एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। चिराग ने दावा किया कि एलजेपी संविधान के अनुसार पार्टी प्रमुख के तौर पर वो या महासचिव के रूप में ही खाली ऐसा कोई बैठक बुलाने के लिए अधिकृत हैं। तो यहां पर साफ तौर से घमासान मचा हुआ है एलजेपी के अंदर। एलजेपी में मचे बवाल पर पार्टी महासचिव और प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी से बातचीत की हमारी सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने। टूट के बाद एलजेपी कानूनी पचड़ों में फंस रही है। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. वाजपेयी हैं। वाजपेयी साहब, अब ये कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से कि जो स्पीकर साहब ने फैसला लिया था वो कानून को गलत तरीके से अप्लाई करना था, सही तरीका क्या होता? देखिए, हमारा जो सबमिशन है स्पीकर साहब के सामने वो ये है
कि 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए आपके पास जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये थी कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्लेटफॉर्म दैट इज़ नेशनल प्रेसिडेंट, उनसे जानकारी ली जाती कि भैया ये ऐसे ऐसे आए हैं और हम इनको ये बना रहे हैं, तो मामला कुछ और होता। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिख के दे दिया और आपने लोक जनशक्ति पार्टी का लीडर बना दिया बगैर पार्टी को पूछे, तो ये सर्वथा गैर कानूनी है और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये भी है सूचना कि आप भी जा रहे हैं चुनाव आयोग और पशुपति पारस गुट भी चुनाव आयोग जा रहा है, अपने अपने दावे वहां पर रखेंगे? नहीं, हमने दावा नहीं रखना, हमारा दावा ऑलरेडी है उनके पास। हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि अगर वो ग्रुप कोई दावा रखता है तो कृपया हमको बुलाइए और हमको सुनिए, उसके बाद कोई भी कार्रवाई करें। ऐसा ना हो कि स्पीकर की तरह आप कोई कार्रवाई कर दें जो कि सर्वथा गलत होगी। इसलिए हम अप्रेहेंसिव और एज ए कैविएटर हम वहाँ जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। कार्यकारिणी जो पटना में बुलाई गई उसे गलत क्यों कह रहे हैं? उसे आप क्योंकि कार्यकारिणी जो पटना में उन लोगों ने बुलाई, कार्यकारिणी बुलाने का भी प्रोसेस संविधान में लिखा है और वो अधिकार सिर्फ 2 व्यक्तियों के पास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का या सेक्रेटरी जनरल। आपसे वहाँ 9 थे, आपकी कार्यकारिणी में कितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आने वाले हैं? हमारी कार्यकारिणी में मेजॉरिटी ऑफ दैट, मेजॉरिटी में 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी, 95 और टू 99% लोग हमारे साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी साहब अपनी तरफ से ये स्पष्ट करते हुए कि दरअसल प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन द ईटिंग जो कहा जाता है, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो बैठक होने जा रही है वो बैठक अपने आप में तय कर देगी कि ज़्यादातर सदस्य किसके साथ हैं। कोरम 30 लोगों का होता है। इनका दावा कि केवल 9 लोग आए थे पटना वाली कार्यकारिणी में, जबकि 99% लोग रविवार को इसी हॉल में जो कार्यकारिणी चिराग पासवान बुला रहे हैं उसमें रहने जा रहे हैं और इस तरह से ये साबित हो जाएगा कि ओरिजिनल पार्टी एलजेपी चिराग पासवान के साथ है। कैमरामैन अमित राय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी का। संजीव, अब जंग असली और नकली की यहां पर शुरू हो गई है। असली एलजेपी कौन है, नकली एलजेपी कौन है? आप जरा समझाएं हमारे दर्शकों को आगे क्या रास्ता आगे होने वाला है, क्योंकि दोनों ही गुट जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम ही असली एलजेपी हैं, ओरिजिनल हम ही हैं। जहां देखिए चुनाव आयोग के पाले में अब गेंद है और सिंबल किसके पास रह जाता है, पार्टी का नाम किसके पास रह जाता है, वही तय करेगा कि ओरिजिनल कौन है। पार्टी का जो सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह होता है, वो बहुत अहम होता है और वो किस गुट के पास रह जाता है। अब हम देखें अगर तो टेम्पलेट के तौर पर एक ऐसी ही लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी गई थी जब समाजवादी पार्टी का विघटन हुआ था और शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच लड़ाई हुई थी। चुनाव आयोग भी पहुंचा था मामला और आखिर में जो अध्यक्ष अखिलेश थे उन्होंने जीत हासिल किया था। क्या वो यहाँ दोहराने जा रहा है या फिर जो ब्रेकअवे ग्रुप है पारस गुट उसको मिलने जा रहा है, ये चाहे चुनाव आयोग को कहना है। अब देखिए ये तो चुनाव आयोग की बात हुई, आज दोनों वहाँ पहुँचेंगे शाम को और अपने अपने दावे रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें तो राजनीति में क्या हो रहा है, बहुत से लोग हैं ये कमलेश हैं जो कि कमलेश शर्मा टिकारी से चुनाव लड़के आए थे, उनके सहयोगी हैं। तमाम लोग जो यहाँ बिहार से पहुँच रहे हैं उनका ये कहना है कि एक सिंपैथी की लहर है जो कि चिराग पासवान के साथ है और उसका उनको लाभ होगा। कार्यकारिणी की पटना में बैठक हुई है जिसकी चर्चा आपने भी की। उस कार्यकारिणी की बैठक में चिराग गुट का दावा है कि मात्र 9 सदस्य 75 में से पहुँचे थे, जबकि कोरम ही 30 सदस्यों का है, तो ऐसे में वो तो अवैध है। अब चिराग पासवान गुट ने एक नई कार्यकारिणी बुलाई है, रविवार को एक बैठक बुलाई है और यही वो बैठक होने वाली है। इनका दावा है कि इनके 55 से 60 सदस्य मौजूद रहेंगे 75 में से, तो जाहिर है कि पार्टी हमारे साथ है। ये तमाम बातें हैं और एक आखिरी सूचना ये भी है कि स्पीकर ने जितनी जल्दी रिकग्नाइज कर दिया था ब्रेकअवे ग्रुप को लोक जनशक्ति पार्टी के तौर पर, उन 5 सांसदों को आपको याद होगा, तो अब ये एक चुनौती दी गई है चिराग गुट की तरफ से और कहा यह जा रहा है कि ये गलत फैसला था, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ लॉ था और ये अब रिव्यू हो रहा है, ऐसा दावा भी ए.के. वाजपेयी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शुरुआती झटके के बाद अब चिराग पासवान गुट जो है एलजेपी का, वो अपने आप को असर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी संजीव, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में, एलजेपी को करारी शिकस्त वहां पर मिली थी पूरी तरह से। अब ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ है असली और नकली का, चाचा और भतीजे का, क्या भविष्य यहां से नजर आ रहा है बिहार में एलजेपी का? लोग कैसे विश्वास करेंगे इस पार्टी पर जब आपस में इतनी फूट पड़ी हो? देखिए, तात्कालिक तौर पर वो धड़ा जो कि पशुपति पारस के पास है
वो अचानक से नीतीश कुमार के करीब हो गया है और इस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी जो एक विरोधी गुट के तौर पर थी बिहार में, वो अब समर्थक गुट पर है सरकार की, और जाहिर है उसका अपना एक सपोर्ट बेस होगा, क्योंकि कोई भी स्थानीय सत्ता के साथ होना चाहेगा तो पारस और सूरजभान सिंह और इस तरह के जो नेता हैं उनके साथ के लोग हैं। लेकिन ये भी अपने आप में दिगर है कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बावजूद इसके कि चिराग पासवान के साथ अभी आने में दिक्कतें हैं, क्योंकि ये विरोध करेंगे नीतीश कुमार का, उनकी तरफ भी आ रहे हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि किसके पास ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी एक आंदोलन के तौर पर जो बनाया था रामविलास पासवान ने, उसको एक पार्टी का रूप दिया। अब उसकी लेगेसी किसके पास जाती है ये तय होने वाला है उन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो समर्थक है। याद करें तो 25 लाख वोट इस पार्टी को आए थे, तो जाहिर है 25 लाख समर्थक हैं जो कि अपनी आस्था रखते हैं। वो 25 लाख किधर जाता है, और ये अपने आप में परीक्षा पशुपति पारस की और चिराग पासवान की, जिसको तय किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, पारस के द्वारा, और आम जनता जो सड़कों पर है उसके द्वारा। फिलहाल कुछ कहना शायद जल्दीबाजी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कोंकण, विदर्भ और मराठवाड़ा सभी जगह जोरदार बारिश है। मौसम विभाग ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी उफान पर है। आसपास के गांव वालों को सतर्क रहने की चेतावनी दे दी गई है। नांदेड़ के मुदखेड़ में बारिश से हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। जलगांव, खांदेश और विदर्भ में पूर्णा नदी में बाढ़ आ गई है। रत्नागिरी के कुंभारली में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जैसे जैसे मॉनसून भारत के कई राज्यों में पहुंच रहा है, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। चलिए रुक करते हैं मुंबई का, जहां हमारे संवाददाता दीपक दुबे बने हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। दीपक, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जैसे ही बारिश आती है मुंबई पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। अभी क्या अपडेट है, क्या तैयारी है वहां पर बीएमसी की? जी आपको बता दें, महाराष्ट्र के कई हिस्सों के जो जिले हैं वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम को पुणे में अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की जो बेस है वो पुणे है। वहां से महाराष्ट्र के किसी भी कोने में एनडीआरएफ की टीम को मौके पर तुरंत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र सरकार है वो पूरी पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि पंचगंगा नदी की बात की जाए, पूर्णा नदी की बात की जाए, और उसके साथ साथ चाहे वो सांगली का इलाका हो, सिंधुदुर्ग का यहां पर जो बारिश है वो लगातार तेज होती जा रही है। और मौसम विभाग का जो कहना है कि अगले 2 दिनों तक लगातार तेज बारिश महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में और साथ ही मुंबई में होगी। अब वहां पर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। नदियां जो हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं, और यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। और आसपास के तमाम जो सैकड़ों गांव हैं, खासतौर पर पंचगंगा नदी के आसपास की बात की जाए या पूर्णा नदी के आसपास के गांव की बात की जाए, तो वहां के रहवासियों को कहा गया है कि अपने गांव से थोड़ी सी दूर जाए। वहां पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा व्यवस्था भी की जानी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में कोई भी चूक ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो 1-1.5-2 साल पहले जब बाढ़ आई थी सोलापुर और सांगली के हिस्से में, तो वहां पर बहुत भयंकर तबाही मची थी। यही वजह है कि इस बार जो राज्य प्रशासन है वो पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट पर है, और यही वजह है कि एनडीआरएफ को इसकी सूचना दी गई है, बताया गया है। इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर जो इंडियन नेवी है उसकी भी मदद ली जा सकती है, क्योंकि अगर वहां पर बद से बदतर स्थिति होती है, नदी उफान पर होती है, गांवों को अपनी चपेट में लेती है, तो वहां पर किस तरह से तैयारियां की जाए उसको लेकर जो राज्य प्रशासन है वो पूरी तरह से अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में आज भारी बारिश हो रही है। लगातार वहां से बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बागेश्वर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में भारी बारिश के आसार हैं। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने वहां पर रेड अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ घाट हाईवे 40 घंटे बाद भी नहीं वहां पर खुला है। चीन सीमा को जोड़ने वाला रास्ता भी वहां पर बंद है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है और यह कहा गया है कि भारी बारिश अगले 48 घंटे में उत्तराखंड के इन इलाकों में हो सकती है। कई जगह हाईवे बंद नजर आ रहे हैं, कई जगह भूस्खलन हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ का एक हिस्सा गिरने के बाद वहां पर से सड़क को साफ किया जा रहा है, क्योंकि कई जगह पर 48 घंटे से नेशनल हाईवे
पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।